नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं अपनी एक नई क्लास लेके 24 अगस्त के करंट अफेयर्स और उन करंट अफेयर्स के साथ उसके रिलेटेड हम जीके भी डिस्कस करती हैं। और ये वीडियो आपको आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। और हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो है CDRI, कोलिजन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इनैगोरेट किया था 2019 में हमारे PM मोदी ने। कहाँ पे किया था ये इनैगोरेट? न्यूयॉर्क में होने वाली क्लाइमेट एक्शन समिट में। क्या है ये, क्या फ़ायदा है इसका? ये एक्चुअली CDRI एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको रन कर रही है। और इसमें है कि इसमें हम कहीं भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पे उसको बचने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उस सब कुछ ये CDRI प्रोवाइड करती है। 2019 में 31 कंट्रीज़ ने इस चार्टर को साइन किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। और अब ये न्यूज़ में कैसे है? न्यूज़ में ऐसे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CDRI में एक हेड क्वार्टर एग्रीमेंट हुआ है। क्या है हेड क्वार्टर एग्रीमेंट? इसका मतलब ये है कि जैसे पहले ये है तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पर इसके ऑफिशियल्स कौन है? इसके ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही हैं। तो अब ये हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CDRI में, इसके अकॉर्डिंगली CDRI को एक फ्रीडम मिलेगी कि वो अपना हेडक्वार्टर्स किसी और कंट्री में भी बना सकते हैं। सो ओवरऑल हम ये इससे जिस निकाल सकते हैं कि CDRI एक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये PM मोदी के द्वारा एक इंटरनेशनल समिट में इनैगोरेट किया गया था, बनाया गया था। इसको 31 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, उस चार्टर को साइन किया था। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CDRI ने एक हेडक्वार्टर एग्रीमेंट किया जिसकी हेल्प से इसको एक फ्रीडम मिल जाएगी, ये कहीं भी अपना वर्क ईजिली कर सको, कहीं भी अपना हेडक्वार्टर बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिबर्टी अवार्ड। लिबर्टी अवार्ड इसको 2022 में किसको दिया जा रहा है? इसको दिया जा रहा है हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को उनके करेज के लिए दिया जा रहा है। जो लिबर्टी अवार्ड है वो ज़्यादातर उन पर्सनैलिटीज़ को वर्ल्ड वाइड दिया जाता है जो एक करेज, जो एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं किसी भी कंट्री में। तो जेलेंस्की ने, जैसे आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है वो पिछले 6 महीने से वॉर चल रही है, और कैसे यूक्रेन एक छोटा सा देश इतने बड़े देश रशिया के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है और जिसका सारा श्रेय जेलेंस्की को जाता है। हम इसकी बिहाइंड की पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, बट जेलेंस्की को इसी बात के लिए लिबर्टी अवार्ड दे रहा है। लिबर्टी अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? लिबर्टी अवार्ड दिया जाता है आपका फिलाडेल्फिया में दिया जाता है, USA में। और ये US की गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और इसके अलावा लिबर्टी अवार्ड प्रीवियसली किन किन महान शख्सियत को मिला है वर्ल्ड वाइड? उनमें से आपका आता है कोफी अनन, जो अपने UN के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये जो बाकी चीज़ें ना, ये करंट अफेयर में नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज को इन्हांस करते हैं। उसके अलावा मलाला, जो पाकिस्तानी थी, एक्टिविस्ट थी जिहाद के खिलाफ। और उसके अलावा आपके नेल्सन मंडेला को, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको भी ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा जेलेंस्की को इन फ्यूचर और भी अवार्ड्स मिलेंगे, मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ और US की तरफ। और उसके अलावा एक और अवार्ड जो जेलेंस्की को मिला है वो है जॉन कैनेडी करेज अवार्ड। ये भी USA के द्वारा इनको दिया गया है। और ये लिबर्टी अवार्ड इनको अक्टूबर 2022 में दिया जाएगा फिलाडेल्फिया USA में। ये थी हमारी दूसरा टॉपिक आज का। और एक तीसरा टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है जो इसी में ही कवर कर लेते हैं, वो क्या है कि HDFC बैंक अपनी ओल्ड वुमेन
स्टाफ ब्रांच ओपन कर रहा है। कहाँ पे? क्या जी? थोड़े केरला में। और HDFC बैंक के वो पता है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आई होप यू अंडरस्टैंड लिबर्टी बोर्ड एंड HDFC न्यूज़। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है जिसमें इस बार हमारी कंट्री की तरफ से गरबा को नॉमिनेट किया गया है कि गरबा को इस लिस्ट में शामिल किया जाए और ऑब्वियसली ये शामिल हो भी जाएगा। लास्ट ईयर 2021 में हमारा बंगाल का दुर्गा पूजा को इसमें ऐड किया गया था। ये हेरिटेज लिस्ट है। हेरिटेज लिस्ट में क्या होता है कि जो भी हेरिटेजली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी देश में किसी भी कम्युनिटी में उसको इसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारी एक और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है EDB एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश में $19 मिलियन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो हिमाचल प्रदेश के वाटर सप्लाई को सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए EDB बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक $19 मिलियन दे रहा है। और ये किस मिशन के अंदर आ रहा है? जल जीवन मिशन के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है 2024 तक टैप वाटर देना है ऑल हाउस होल्ड। और जो EDB बैंक का है कोई बता सकेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्टर में बताया जाए और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एंड EDB बैंक इन्वेस्टमेंट इन HP। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक में गोदरेज एग्रोवेट एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रही है असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा में फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल, क्योंकि इन एरिया में पाम ऑयल की पैदावार हो सकती है क्योंकि इनकी जो एनवायरमेंट कंडीशन है वो इसके प्रेफरेबल है। तो गोदरेज एग्रोवेट जो बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सट्रैक्टर हैं इंडिया में, वो इसमें इन 3 स्टेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का एक मिशन भी है कि कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करना, पाम ऑयल कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करना। तो इसके अंडर एक हमारा PM नेशनल मिशन फॉर ऑयल है, नेशनल मिशन फॉर ऑयल है, वो स्पेशली OP पाम ऑयल के लिए एक चलाया जाता है जिसके अंडर पाम ऑयल को हमने पाम ऑयल कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारा मेनली 50% पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और आप लोग बता सकते हैं कि दुनिया की 2 मेजर कंट्रीज़ जो पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। दीज कंट्रीज आर इंडोनेशिया एंड दूसरी आप बता सकोगे उसके साथ नेबर मलेशिया। ये दुनिया के 90% पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पता लग गया गोदरेज एग्रोवेट प्राइवेट कंपनी है जो असम, मणिपुर, त्रिपुरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द पाम ऑयल कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सट्रैक्टर हैं और ये मिशन अपना प्रधानमंत्री नेशनल मिशन फॉर ऑयल पे आता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल पे आता है NPPO। तो इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया बिगेस्ट आपके प्रोड्यूसर हैं पाम ऑयल के और एक्सपोर्टर भी हैं। नेक्स्ट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आती है, एक दिगंत तारा करके
प्राइवेट कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड, जो इंडिया फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी लगा रहे हैं। कहाँ पे? गढ़वाल उत्तराखंड में। गढ़वाल उत्तराखंड में पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी लगा रहे हैं। इस ऑब्जर्वेटरी का काम क्या है? इस ऑब्जर्वेटरी का जो भी गिब्रिस है, गिब्रिस मतलब जो भी आपके सैटेलाइट्स का जो टूट जाती हैं, जो बिखर जाती हैं, या और कुछ भी कूड़ा करकट है स्पेस में, उसको ध्यान रखेंगे। और डिफेंस में भी ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी हमारे यूज़ आएगी। तो इसके अलावा और भी कई जगह पे इनका प्लान है। दिगंतरा का एक प्राइवेट कंपनी है अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी लाने की। इसके पहले यूएस से है जो जिनके पास बिगेस्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्टेशंस हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। तो ये मेनली जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ तक, मतलब किस लिमिट तक काम करेगी, किस लिमिट तक ये यूज़फुल है, ये है लोअर अर्थ ऑर्बिटरी टू जियो अर्थ ऑर्बिटरी तक। आप लोग बता सकते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिटरी में क्या है, मतलब इसमें जो चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, जो अर्थ के अराउंड घूम रही हैं, वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता है 2032 में जिसको डिमोलिश कर रहे हैं। और चाइना अपना ऑन स्पेस स्टेशन लेके आ रहा है। तो आई होप ये आप सबको, मैं उम्मीद करता हूँ, क्लियर हो गया होगा। और हम इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारी, वो न्यूज़ है एक छोटी सी न्यूज़ है, न्यूट्री हब, जो आपका ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक इनिशिएटिव है, प्लस अक्षय पात्रा जो एक NGO है, बेंगलुरु बेस्ड NGO है, बेंगलुरु बेस्ड NGO है। ये दोनों एक मर्ज कर रहे हैं फॉर प्रोवाइड मिड डे मील फूड फॉर स्टूडेंट्स। जैसे पता है आपको गवर्नमेंट की मिड डे मील चलती है, उसी के साथ पहले अक्षय पात्र जुड़े थे, अब न्यूट्री हब जो ICAR, ये दोनों भी जुड़े। इसका मेन मकसद क्या है? क्योंकि मिड डे मील तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही रही है, तो ये अक्षय पात्र न्यूट्री हब क्या कर रहे हैं? न्यूट्री हब और अक्षय पात्र क्या कर रहे हैं? ये न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं इन डाइट, जैसे वो मिलेट्स हो गए या अदर कोई भी एक्सेट्रा जो न्यूट्रिएंट डाइट है, वो ऐड कर रहे हैं आपकी मिड डे मील में। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक छोटी सी न्यूज़, आपको जान के खुशी होगी कि 75 लाख केसेस रिजॉल्व हुए हैं इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र में विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एवर डिजिटल लोक अदालत। जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था बहुत नीचे स्तर पे आ गई, क्योंकि हमारे पास में जजेस नहीं है कि जो चीज़ों को रिजॉल्व करने जाए, फास्टली रिजॉल्व कितने कितने साल लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है डिजिटल लोक अदालत। लोक अदालत तो आपने सुना होगा, काफ़ी पहले 1987 में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके लोक अदालत, जहाँ पे एक छोटी जगह पे एक दिन में काफ़ी केस को रिजॉल्व किया जाता है। अब डिजिटल लोक अदालत में अब डिजिटली रूप से एक कॉन्फ्रेंस जैसे हम करते हैं, जैसे उसके रूप पे आप अपने केसेस को रख सकते हैं और वो जल्दी रिजॉल्व होते हैं। तो 75 लाख केस रिजॉल्व हुए हैं राजस्थान और महाराष्ट्र में। आई होप आपको ये दोनों न्यूज़, न्यूट्री हब और अक्षय पात्रा, और 75 लाख जो केसेस रिजॉल्व हैं राजस्थान में विद द हेल्प ऑफ डिजिटल लोक अदालत से, ये आपको क्लियर है। उसके अलावा एक और हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। एक ओलंपियाड हुआ है इंटरनेशनली एस्ट्रोफिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में,
ये किस कंट्री में हुआ है इसी साल? जॉर्जिया में। पहले ये यूक्रेन में होना था बट वहाँ के हालात को देखे जॉर्जिया में शिफ्ट किया गया। इसमें इंडिया ने 3rd रैंक हासिल की है और ईरान ने 1st रैंक हासिल की है। एक छोटी सी न्यूज़ थी। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है NHPC और हमारा ये चलो बाद में करेंगे NHPC न्यूज़। उसके अलावा एक और छोटी न्यूज़ आपको बता दें कि अडानी ग्रुप 29% शेयर खरीद रहा है NDTV में। 29% शेयर NDTV में खरीद रहा है। जो NDTV है उसके जो ऑनर्स हैं उनके अलावा 29% शेयर एक कंपनी के पास थे, जो वो उस कंपनी से अडानी ग्रुप वो शेयर खरीद रहा है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। उसके अलावा एक और इंटरनेशनल न्यूज़ है, पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन में फास्टेस्ट ईजिंग कंट्री बन रहा है। मतलब यहाँ पे बूढ़ों की संख्या बहुत बढ़ रही है, मतलब यंगेस्ट कम है और बूढ़े ज़्यादा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, एक और कंट्री है जहाँ पे ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है। प्लीज़ उसका कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका एक आपको एक क्लू दे देता है कि वो एशियन कंट्री है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वो कंट्री कौन सी है। उसके अलावा महात्मा गांधी की स्टैच्यू अपने पैराग्वे में इनैगोरेट किया है। ये इनैगोरेट किया है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर में। आप देखा होगा काफ़ी मशहूर है, जो अभी न्यूज़ में भी जयशंकर जी काफ़ी आ रहे हैं कि जो यूक्रेन और रशिया में जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रशिया की क्यों हम हेल्प कर रहे हैं, तो उसका जवाब बहुत अच्छी तरह जयशंकर जी ने दिया था। प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आप इंस्पायर होंगे कि इंडिया की एक ताकत देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे विद द वर्ड्स ऑफ जयशंकर जी। अब हमारी आज की जो आखिरी न्यूज़ करंट अफेयर है और जिसमें आपको काफ़ी कुछ जीके के बारे में पता लगेगा, वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक PSU है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मर्ज किया है आपका महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो एक महाराष्ट्र बेस्ड PSU है। तो इसमें क्या है कि इंडिया ने IREDA की मदद से ये चाह रहा है इंडिया कि हम 2030 तक 50% नॉन फॉसिल एनर्जी प्रोड्यूस करें। इंडिया ये चाह रहा है। तो IREDA उसमें हेल्प कर रहा है कि जैसे आपको पता है कि सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, आपके विंड टर्बाइंस लग रही हैं। उसके अलावा हम अलग अलग रिसोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं इंडिया में, हाइड्रो प्लांट। तो इसमें मेनली जो पार्ट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है 51%। तो आइडिया क्या करता है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाह रहे हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे पैसा प्रोवाइड करता है। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में आपका तकरीबन 44% हम कोल पे डिपेंडेंट हैं और 24% हम फ्यूल पे डिपेंड हैं और इसी तरह 20% हम नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट हैं। ओनली 6% हम विंड, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पे डिपेंडेंट है। सो हमने और सोलर इन पे डिपेंडेंट है। सो हमने ये चीज़ इंक्रीज़ करनी है, अपनी कोल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसी को डिक्रीज़ करना है बाय 2030। तो ये है आज की न्यूज़। आई होप आप सबको समझ आया होगा। हम धीरे धीरे, ये एक नया चैनल है, ये मेरी पहली वीडियो है, धीरे धीरे मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा
और चीज़ें आपको, नई नई चीज़ें, इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा नए नए जीके के टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत जारी रहेगी। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज जीके वाला को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने कंटेंट को सुधार सकूं और आपकी और हेल्प कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।